नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। बचा हुआ जो क्वेश्चन उसको करते हैं। देखो, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है आगे का क्वेश्चन है कि कौशाम्बी कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था। कौशाम्बी था कौशल कौशल की राजधानी कौशल की राजधानी कौशाम्बी था, ठीक है। कौशाम्बी कौशाम्बी कहाँ की राजधानी था, तो वश की राजधानी था। वश की राजधानी था। देखो, वश की राजधानी कौशाम्बी था। अगर देखा जाए तो 16 महाजनपद की राजधानी आपको याद करना है, और वो याद करना है जो बिहार में स्थित है। बिहार वाला तो आपको हर हाल में याद कर लेना है। बिहार वाला जो बिहार का कौशाम्बी है ना, उसकी आपको याद कर ही लेना है। तो देखो, मैं कुछ कुछ मैं याद कराता हूँ जो आपको याद करना है। जैसे जैसे मगध मगध की राजधानी था। मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी या गिरिवज। गिरिवज 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 या राजगिरी। राजगिरी, ये था मगध की राजधानी, ठीक है। मगध की राजधानी। काशी की राजधानी कहाँ था, काशी की राजधानी था वाराणसी, ठीक है। वाराणसी 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 था, ठीक है। वाराणसी काशी की राजधानी था। काशी की राजधानी। वश वश की राजधानी था। वश 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 की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी कौशाम्बी, ठीक है। वश की राजधानी थी कौशाम्बी। वंजी वज्जी वज्जी की राजधानी था। वज्जी की राजधानी था वज्जी की राजधानी था वैशाली। वैशाली वैशाली, ठीक है। वैशाली वैशाली था, ठीक है। वैशाली, जिसको विदया मिथिला कहा जा सकता। कौशल 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 की राजधानी था कौशल। कौशल की राजधानी जो था वो था श्रावती, ठीक है। श्रावती कौशल की राजधानी। अवंती की राजधानी कहाँ था, अवंती। अवंती की राजधानी था अवंती की राजधानी था उज्जैन या उज्जैनी। उज्जैन, ठीक है। अवंती की राजधानी था अवंती। मल्ल मल मल की राजधानी था मल की राजधानी था कुशावती। कुशावती मल की राजधानी था मल की राजधानी था कुशावती, ठीक है। मल की राजधानी था कुशावती। पंचाल पंचाल की राजधानी था पंचाल की राजधानी था अहि अहि छत्र अहि छत्र, ठीक है। चेती 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 की राजधानी जो था चेती की राजधानी था इस्तपत इंद्रपत इंद्रपस्त इंद्रप्रस्थ, ठीक है। चेती का इंद्रप्रस्थ। सॉरी, इंद्रप्रस्थ नहीं था। इंद्रप्रस्थ नहीं, मैंने गलत लिख दिया। इंद्रप्रस्थ नहीं था। इंद्रप्रस्थ मस चेदी की राजधानी था शक्तिमती, ठीक है। शक्तिमती ती शक्तिमती शक्तिमती था, ठीक है। कुरु की राजधानी था कुरु कुरु की राजधानी था कुरु कुरु की राजधानी था इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ। और मस की राजधानी था मस मस की राजधानी था विराटनगर।
विराट नगर। ठीक है, विराट नगर, विराट नगर, ठीक है, विराट नगर। कंबोज, कंबोज की राजधानी था, कंबोज। कंबोज की राजधानी था, कंबोज की राजधानी था हाटक, हाटक, हाटक। और एक था सूरसेन, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी था मथुरा, 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 ठीक है, सूरसेन का राजधानी था मथुरा। अस्मक, अस्मक, अस्मक की राजधानी था, अस्मक की राजधानी था पोतली, 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 ठीक है, पोतली। और गंधार, गंधार की राजधानी था गंधार, तक्षशिला, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला, तहसील देख रहे हो ना। तो यही राजधानी था। मगध की राजधानी गिरिबज या राजगिरी। काशी वाराणसी। वस कौसम्बी। वंजी वैशाली। कौशल श्रावती। अवंती उज्जैन, उज्जैन। फिर था मल कुशावस्ती। पंचाल अहिस्त्र। चेती शक्तिमती। कुरु इंद्रप्रस्थ। मस विराटनगर। कंबोज, कंबोज का था हाटक। सुरसेन मथुरा। ऐस्मक पोटली, ऐस्मक पोटली, पोटली। और गंधार के तक्षशिला था, गंधार का तक्षशिला था, ठीक है। तो ये थी इसकी राजधानी। तो यही पूछा गया है कि कौसंबी की राजधानी कहाँ था। तो कौसंबी की राजधानी था वस, वस। काशी, काशी, काशी की राजधानी कहाँ था, वाराणसी, वाराणसी। और कौशल की राजधानी कहाँ था, श्रावती। और कुरु की, कुरु की राजधानी था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। करा किस समूह में सही प्रकट करने वाले शब्द युग्म है, सही प्रकट करने वाले युग्म है। तो देखो, कुरु किनारा, कुल वंश। कुरु किनारा कुल वंश। कुरु किनारा कुल वंश। अनल हवा। अनिल अग्नि। देव देवता। सर वान। देव भाग। सर सलाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुल किनारा, कुल किनारा, कुल किनारा, कुल वंश। कुल किनारा या कुल वंश, कुल जो है ना, ये सब पर्यायवाची शब्द है। सही समूह का पर्यायवाची शब्द है जो कुल किनारा या कुल वंश, पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द याद रखना। देखो ये हिंदी का है, तो आपको पता है ना, हिंदी भी पूछ देता है। हिंदी, हिंदी भी पूछ देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुल और किनारा, कुल और वंश, कुल और किनारा, कुल और वंश, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इस रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो इसका तो आंसर हो गया प्रेस्ट लियोक की संधि, प्रेस्ट लियोक की संधि। देखो, जो वायसराय की संधि है ना, वायसराय की संधि, इस वायसराय की संधि से द्वितीय विश्व युद्ध बंद हुआ था, मतलब हुआ था। पहले इसका डिटेल हम लोग समझते हैं। देखो आगे चलते हैं। कारा की संधि के साथ देखो, सबसे पहले, सबसे पहले प्रथम प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, सबको पता है। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला था, 14 से 18 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 14 से 18 तक चला, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला।
और फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का ही मानो कारण था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 28 जुलाई, मतलब अगर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत बोले तो 28 जुलाई 28 जुलाई 1914 से शुरू होती है। 19 जुलाई 1914 से शुरू होती है। क्यों शुरू होती है? क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था ना, ऑस्ट्रिया 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 द्वारा ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर सर्बिया पर सर्बिया पर आक्रमण 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 किए जाने के साथ हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ। और ये लगभग पता है 4 वर्ष तक चला, 4 ईयर तक चला। ये 4 ईयर तक चला। ठीक है, और लगभग 37 देश ने इसमें भाग लिया। 37 देश ने भाग लिया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार था, तत्कालीन कारण जो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, राजकुमार राजकुमार जो थे, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार तत्कालीन का था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार कौन थे? आर्क 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 ड्यूक आर्क ड्यूक फर्नी फर्निनेंड 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 ने क्या किया? फर्निनेंड की बेसिनिया की राजधानी सेरोजोवा में हत्या हो गई। कौन थी? आर्क ड्यूमेन फर्निनेंड की की कहाँ पे? बोस्मिनिया बोस बोसेनिया की राजधानी सेराजोवा सेरा सेरा जेवा में 28 जून, कब? 28 जून को हत्या हुआ था। 28 जून 1914 को इसको हत्या कर दिया गया। इसका तत्कालीन कारण था। कौन थे? जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे ना, और कडिक फर्डिनेंड की बोस्पोनिया की सेराजोवा में हत्या कर दिया गया। इसी में क्या हो गया? दो दो गुट में बट गया। एक मित्र राष्ट्र मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। ठीक है, जर्मनी ने किया था। और इसमें कौन कौन से थे धुरी राष्ट्र? देखो, धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? जो धुरी राष्ट्र था, धुरी धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? धुरी राष्ट्र में थे ये थे, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया था, हंगरी ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। फिर हो गया तुर्की था तुर्की था तुर्की था तुर्की था। फिर बुल्गारिया था, बुल बुल बुल्गारिया था। फिर इटली था। ठीक है, ये इटली था। ठीक है, धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली था। और जर्मनी इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है,
जर्मनी इसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। और मित्र राष्ट्र में कौन थे? देखो मित्र राष्ट्र की अगर हम बात करें, मित्र राष्ट्र में, तो मित्र राष्ट्र में यूएसए था, यूएसए था, यूएसए। मित्र राष्ट्र में यूएसए था, जापान था, जापान था, यूएसए था, जापान था, यूएसए, जापान, इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड और रूस, रूस और फ्रांस था। देखो सब अभी जो देख रहे हो ना, सब इसी में थे। यूएसए था, जापान था, इंग्लैंड था, रूस था और फ्रांस था। ये सब मित्र राष्ट्र में थे, ठीक है। मित्र राष्ट्र में थे, मित्र राष्ट्र, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो आप देखो, गुप्त संधियों की प्रणाली और यूरोपीय की गुटबंदी का जनक चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। जो गुप्त संधियां हुई थी ना, जिसकी प्रणाली और यूरोप में गुटबंदी हुआ था, गुटबंदी, उसका निर्माण किया था 1882 में। मतलब ये जर्मन बिस्मार्क को माना जाता है, बिस्मार्क को माना जाता है, ठीक है। गुप्त संधि की प्रणाली और यूरोपियों में जो गुटबंदी का जनक है, उस जर्मनी के चांसलर को माना जाता है। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। इसका तो आंसर देखो पता चल गया ना कि ये है, बट मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। देखो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया था और जर्मनी था, इटली के बीच में त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ था। त्रिगुट का सदस्य होने के बाद भी इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा, बट 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के युद्ध में शामिल हुआ। सर्बिया सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी जिसका नाम था काला हाथ। समझ रहे हो ना? ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? हेलो, क्या बोल रहे हो? बोलो। हम्म। अरे छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया, अब एग्जाम में करना है, यहाँ टेंशन मत लो। जो बीत गया सो बात गया, उसका टेंशन क्यों ले रहे हो आप? क्या? छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो आप पढ़ाई करो मैथ का, ठीक है। थोड़ा नाश्ता कर लिया है? ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो 10 मिनट, फिर क्लास करना, ठीक है। घर से बात उत कर लो मम्मी मुझसे से। क्या? क्या मम्मी बोली? तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया, उस पर चिंता क्यों करना? आप जो बीत गया सो बात गया, अब आगे देखो। अरे मेन बोर्ड में आप अच्छा करना जी, यहाँ का टेंशन क्यों ले रहे हो? या स्कूल में ऐसे ही होता है, स्कूल वाले ऐसे ही करते हैं। तुमको शायद पहली बार ऐसा होगा, सब में स्कूल में ऐसा ही होता है जी, पहली बार आप देख रहे होगे शायद। अरे ऐसा ही होता है जी, छोड़ो ना, तुम इसका टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं करोगे, कोई कोई ठीक है, ठीक है, ठीक है, रखो।
ठीक है। आप खाना वाना खा लो आराम से, आधा घंटा रेस्ट ले लो, फिर मैथ के क्लास में लगना, ठीक है। हम्म। फिर को लगा ही, रात भर साला गेम खेलता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, देखो तीन चार चीज पूछा जाता है इससे। देखो सबसे पहले पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था, ये भी पूछा जाता है। कौन था? वुडरो। वुडरो, वुडरो, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन था, कौन थे? यूएस के राष्ट्रपति। यूएस का राष्ट्रपति था, ठीक है। यूएस का राष्ट्रपति, यूएस का राष्ट्रपति ये था, ठीक है। और 6 अप्रैल, देखो 6 अप्रैल को जानते हो, 6 अप्रैल को अमेरिका पूछा जाएगा कि 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1917 को, 1917 को यूएस शामिल हुआ था। यूएस शामिल हुआ था। क्यों शामिल हुआ था? कि जो जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुथुसोनिया नामक जहाज को डुबोने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के, देखो कौन थे? जर्मनी के, जर्मनी के यू यू बोट, यू बोट, यू बोट, यू बोट द्वारा, यू बोट द्वारा इंग्लैंड के, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के जो थे ना, इंग्लैंड के कौन थे? लुस्तुनिया, 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 लुस्तुनिया नामक जहाज, नामक नामक जहाज को डुबोने से, ना जहाज को डुबोने के बाद, बाद यूएसए शामिल हुआ, ये पूछा जाता है, ठीक है। और उस समय जानते हो यूएसए में द्वितीय विश्व युद्ध में इसी तरीका से शामिल हुआ था, ये बाद में शामिल होता था। पहले सबको लड़वाता था, फिर लड़ता था ये, ठीक है, शामिल हुआ था। पता है इसके बाद जो अमेरिका प्रथम विश्व में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज में जो मरने वाले व्यक्ति थे ना, लगभग 1,1053 व्यक्ति जो थे, वो अमेरिका व्यक्ति में 128 लोग खाली अमेरिकन थे, इसीलिए अमेरिका को गुस्सा बढ़ गया था, ठीक है। फिर 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के संयुक्त सैनिक अभ्यास किया गया। फिर जर्मनी के साथ हार होने लगी। फिर 1918 में पता है बुल्गारिया और तुर्की, फिर 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सम्राट को आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से देखा जाए तो और फिर उसके बाद 18 जून 1919 को, 18 जून 1919 को पेरिस की संधि, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, जो मगर संधियां केवल 3 देश, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। इसी में पेरिस शांति सम्मेलन में जो निर्धारित हुआ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। ब्रिटेन के उसमें प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज थे। फिर वायसराय की संधि हुआ, वायसराय की संधि, वाय वायसराय की संधि, संधि, वायसराय की संधि 28 जून, 28 जून 1919 को, 1919 को, 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ। किसके साथ? जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ।
जर्मनी के साथ हुआ, ठीक है, जर्मनी के साथ हुआ। और इस संधि जो हुआ ना, उसमें 1 लाख रुपया तक सीमित कर दिया गया। फिर वायुसेना, पनडुब्बी रखने सब छीन लिया गया। और जो भी जर्मनी के उपनिवेश थे, वो सारे राष्ट्र को वापस दे दिए गए। और युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से लगभग 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांगी गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही होने वाला वायसराय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तो यही पूछा जाता था कि किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो ब्रेस्ट लिवोसक की संधि, ब्रेस्ट लिवोसक की संधि जो था ना, ब्रेस्ट लिवोसा के संधि के तहत ये रूस के सरकार, केंद्रीय शक्ति जो थे ना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, 3 मार्च 1918 को हस्तांतरित कर एक अलग संधि बनी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की भागीदारी को समाप्त कर दिया गया। और ये चला था 28 जुलाई, कब से कब तक चला था ये? 28 जुलाई, 28 जुलाई, 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर, 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और 28 जून 1919 के वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर जर्मनी ने किया। फिर 1815 में वियना के संधि ऑस्ट्रिया, फ्रांसिया, रूस और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर डी होगा। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात होता है, देखो एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा ना, वो ऑलवेज ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट, बराबर हो सकता है लेकिन ग्रेटर होगा। डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है, तो एक से कम नहीं, एक के बराबर, एक के बराबर या एक से कम। जो विस्थापन होता है ना, वो एक के बराबर या एक से कम हो सकता है, ठीक है। तो 67 के इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। कह रहा है द्वार कोशिका में, द्वार देखो, द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है, और रद्र का छिद्र क्या होता है? खुल जाता है, खुल जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये होती है जब द्वार में देखो, द्वार में जब जल अंदर जाता है, आपको पता है कि जब अंदर जाएगा तो वो फूल जाएगा। और जो रद्र हो गए, रद्र जो होती है ना, वो खुल जाता है, रद्र जो होती है वो खुल जाता है, रद्र छिद्र से खुल जाता है। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। देखो, जब जब सिकुड़ेगा ना, सिकुड़ेगा तो ये बंद हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है। रद्र का खुलना और बंद होना होने का द्वार में स्फीदित परिवर्तन का कारण होता है। मतलब प्रत्येक रद्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती है, जिनके द्वारा कोशिकाएं डबलकार होती है। द्वार कोशिका में हरित लवक होता है और रंध्र के खुलने या बंद होने के क्रम को नियमित करता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। कह रहा है सरकार द्वारा लगाई गई सारी गई रुकावटें या प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है, उदारीकरण। ये निजीकरण होती है कि जब हम सरकारी कंपनियां को निजी हाथों में लौटा देंगे, तो उसको बोला जाता है निजीकरण। और वैश्वीकरण होती है कि जब हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देंगे, तो हम उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदारीकरण। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। एलपीजी आया था, एलपीजी, समझ रहे हो ना? एलपीजी आया था जब मुद्रा का संकट हुआ था, मुद्रा का संकट आया था ना, तब की ये बात बताई गई थी, ठीक है। मतलब ये 1991 में ये घटना घटी थी। तब जो WF था, वर्ल्ड बैंक, और एम डब्ल्यू एफ एम डब्ल्यू एफ जो था ना, वर्ल्ड बैंक और मॉनेटरी फंड वाला जो थे, वो सब, ठीक है। तो इस तरह से उदारीकरण होगा इसका आंसर। कंगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है, ठीक है। अब कहोगे कि क्यों पूछा गया था, तो ये कांगड़ा जो लघु है ना, वो चित्रकला खास करके हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। कांगड़ा लघु चित्रकला जो है, वो पहाड़ी शैली का एक अच्छा फेमस जगह, पहाड़ी शैली, पहाड़ी पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली का
एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है। कांगड़ा शैली, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनडीपी, यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। देखो इस बार का बहुत सारे क्या बोलते हैं आंकड़ा जो है ना, वो आपको ध्यान रखना है इस बार का। जैसे 2025 में किसके द्वारा जारी होता है, कौन जारी करता है, और कितना रैंक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रैंक, ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया है। रैंकिंग जो आंकड़ा है ना, नवीनतम रैंकिंग आंकड़ा, सूचकांक रिपोर्ट, ये दम पूछा जाएगा हर हाल में, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना। देखो इस बार की आंकड़ा, और ये कौन जारी करता है ना, ये पूछा जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आता है। तो देखो सबसे पहले है, अगर मैं बात करूं, जो मेन मेन आंकड़ा है, जो जो द मेन मेन आंकड़ा जो आपको हर हाल में याद रखना, जैसे ये इस बार मानव विकास सूचकांक, जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक, ये कौन जारी करता है, यूएनडीपी करता है। ये 2025 का रिपोर्ट आया है। तय भारत कैमा स्थान पे है, भारत 130वां स्थान पे है। इस बार ध्यान रखना, 193 देश में, 193 कंट्री में, 193 कंट्री में भारत जो है, वो भारत जो है, भारत जो है 130वां स्थान पे है। तो एकवां स्थान पे कौन है, एकवां, कभी कभी पूछ देता है कि एकवां स्थान पे कौन है, तो आइसलैंड है, आइसलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड है, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड। तो देखो बहुत सारे हैं, जैसे 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 ये क्या बोलते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक, वैश्विक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, नवाचार सूचकांक, ये है 2025 में, 2025 का आंकड़ा। और ये कहता है कौन जारी करता है, ये करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा। भारत के स्थान है 38, 38 है, कितने देशों में, 139 में, 139 में, ठीक है, 38 स्थान है, 38, ठीक है। 2024 में 39 था, लेकिन इस बार थोड़ा सा सुधार किया है, ठीक है। फिर है अगर देखा जाए ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में सिंगापुर सबसे पहले स्थान पर, और बंगलुरु जो है वो 26वें स्थान पे आया है, 26वें स्थान पर, ठीक है। फिर एआई तत्परता सूचकांक, बहुत सारे सूचकांक आए हैं, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप, जो ग्लोबल जेंडर गैप है, ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर गैप, तो वो जो ग्लोबल जेंडर गैप है ना, वो कौन जारी करता है, ये करता है विश्व आर्थिक मंच, आर्थिक मंच, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी करता है। और इस बार आंकड़ा है 130वां, सॉरी 131वां स्थान है, 131वां स्थान है, 148 में, 148 देशों में 131वां स्थान है। विश्व वैश्विक नवाचार सूचकांक 38 है, 139 में। और मानव विकास सूचकांक 130 है, 193 में भारत का, ठीक है, भारत का। फिर है
फिर है यही यही जो विश्व आर्थिक मंच है ना, एक और आंकड़े जारी करता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये भारत का 71वां स्थान है। यही है, ये तो ग्लोबल जेंडर गैप है ना। फिर हो गया विश्व, देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, भारत का 191वां स्थान आया। भारत का 191वां है। कितने देशों में? 191वां है 180 में, बहुत खराब है। विश्व कौन सा? विश्व प्रेस, विश्व प्रेस, विश्व प्रेस, विश्व प्रेस सूचकांक, ये ठीक है। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आया है 118वां, 118, कितने कंट्री में? 147 कंट्री में। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। इसमें पहला स्थान पे कौन है? तो फिनलैंड है, फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है। और कौन जारी करता है? तो ये करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, देखो मैं आपको सारा इंडेक्स आपको मैं लिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला, सबसे पहला, एक में सबसे पहला ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स। ये भारत का स्थिति पता है बहुत खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 2024 का रिपोर्ट है, अभी नहीं आया है दूसरा रिपोर्ट। ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये भारत का स्थान है 105वां, 105वां स्थान है 127 देश में, 127 देश में भारत का स्थान है, ठीक है। और ये कौन जारी करता है? तो जर्मन संस्था जारी करता है, जर्मन, जर्मन संस्था जारी करता है, संस्था, ठीक है। संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 का रिपोर्ट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड 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 हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 का है, 25 का है। ये कौन जारी करता है? ये करता है सतत, सतत विकास समाधान, समाधान नेटवर्क। इस बार पता है कि कितना आया है? 118, 118, 118 है 147 देशों में, ठीक है। भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। जेंडर गैप कितना है? जेंडर गैप, जेंडर गैप, ग्लोबल, ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप जो है ना, वो कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और ये आया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा 131, 131, 148 कंट्री में, ठीक है, भारत का, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप, मानव विकास सूचकांक मैंने बताया 130 है भारत का, आइसलैंड पहले स्थान पे है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें स्थान पे है। तो इस तरह से देखा जब विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक एआई में
41वें स्थान पे है भारत। ठीक है, तो इस तरह से और भी आंकड़ा जो है ना वो ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो वो आगे है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं, सरकार द्वारा मनमोनित किया जाता है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, नगर निगम द्वारा चुने जाते हैं, अस्थाई समिति द्वारा चुने जाते हैं। देखो अधिसूचित क्षेत्र जो होती है, अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र का मतलब समझते हो? ये राज्य सरकार द्वारा मनमोनित किए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा। मतलब ना, इसकी स्थापना सरकार राजतंत्र में एक अधिसूचना द्वारा की जाती है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहा जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। राज्य सरकार, ये किसी के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा मनमोनित किए जाते हैं, मनमोनित किए जाते हैं। ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र। ठीक है, यहां तक क्लियर? देखो ये जो होती है ना, अर्बन लोकल बॉडी का एक प्रकार है। अर्बन, रूरल नहीं, अर्बन, 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 अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी का एक प्रकार है। ठीक है, इस क्षेत्र के लिए बनाया जाता है जो तेजी से विकसित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, अभी पूरा नगर पालिका बनने की स्थिति में ना हो। अर्बन लोकल बॉडी को बनाया जाता है, मतलब ना, वह क्षेत्र को घोषित किया जाता है, वह क्षेत्र घोषित किया जाता है जो अभी भी नगर पालिका बनने में की स्थिति में ना हो। मतलब यानी आधा ग्रामीण आधा शहरी क्षेत्र अस्थायी प्रशासन। कैसे चुने जाते हैं? ये राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। समझ रहे हो? नॉन इलेक्टिव बॉडी होता है। क्यों मनमोनित किया जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में अभी भी पूरा नगर पालिका ढांचा बनने की स्थिति में नहीं है। वहां सरकार प्रशासनिक सुविधा के लिए एक समिति बनाती है, इसलिए चुनाव समिति तैयार रखते हैं, ताकि जैसे नगर निगम। समझ में आया? समझ में आया? तो ये राज्य सरकार द्वारा मनमोनित होती है अधिसूचित क्षेत्र समिति। ये एक अर्बन लोकल बॉडी होती है, अर्बन लोकल बॉडी। समझ रहे हो ना? मतलब नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है। कब? जब वो बहुत तेजी से शहरी की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन नगर पालिका बनने की स्थिति में ना हो। ये राज्य सरकार द्वारा मनमोनित नॉमिनेट किया जाता है, जनता द्वारा नहीं चुना जाता। एक ट्रांजिशंस बॉडी होती है। ठीक है, नगर पंचायत कब बनती है? जब ट्रांजिशन टाउन, ना गांव हो ना पूरा शहर हो। ये जनता द्वारा चुना जाता है। नगर पालिका जो म्युनिसिपल काउंसिल होती है ना, ये कब बनती है? जब पूरी पॉपुलेशन लगभग 1 लाख के आसपास हो जाती है, और ये चुना जाता है। ठीक है, जैसे सड़क, पानी, सिंचाई, इस तरह से। ठीक है, और एक होता है नगर निगम। नगर निगम बड़े महानगर के बोला जाता है। देखो, जो नगर पालिका होती है वो मध्यम आकार वाले शहर के होती है। समझ रहे हो ना? मध्यम, जिसको म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है या म्युनिसिपैलिटी कहा जाता है, छोटे शहर के। और जो नगर निगम होती है वो बड़े शहर, महानगर कहा जाता है, महानगर। जनसंख्या बहुत अधिक हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, उसमें देखोगे नगर निगम की बात होती है। और जो नगर पालिका होती है, वहां पे छोटे शहर के बात किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? और जनता द्वारा चुने जाते हैं पार्षद, नगर निगम, जिसको महापौर कहते हो ना, मेयर, मेयर। कई राज्यों में महापौर सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, ये होती है। समझ में आ गया? तो एनसी मतलब होता है, देखो, अधिसूचित क्षेत्र, मतलब एनसी अभी डेवलप ना किया हो, अर्बन लोकल बॉडी। वो तेजी से विकसित होता है, मनमोनित किया जाता है। ठीक है, नगर पंचायत छोटे कस्बे होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं।
नगर पालिका चुने हुए सदस्य होते हैं और नगर निगम चुने हुए पार्षद या महापौर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? देखो, अस्थायी बंदोबस्त तो एक लाया था, किसने? उसने लाया था, जॉन कनवालिस ने। लेकिन यहाँ पे बंगाल में अस्थायी, तो ये था सर जॉन शोर। कौन थे? सर जॉन शोर थे। जो सर जॉन शोर थे ना, वो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। मतलब प्रस्तावक था, प्रस्तावक। ठीक है। और 1790 में ही कर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू किया, जिसमें जमींदारी मालगुजारी व्यवस्था था। और फिर 23 मार्च 1793 को कर्नवालिस ने, कार्नवालिस, कार्नवालिस कर्नवालिस ने क्या किया? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अगर पूछा जाएगा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक जो था वो था सर जॉन शोर, लेकिन लागू किसने किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त का मेन था कर्नवालिस। ठीक है, कर्नवालिस। समझ रहे हो ना? सर जॉन शोर ने अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक था, प्रस्तावक। और 1790 में कर्नवालिस ने ही 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू किया था। और ये व्यवस्था था ब्रिटिश भारत के जो भी 90% भूभाग पर लागू थी, जिसमें बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था, बनारस था और कर्नाटक के क्षेत्र थे। वारन हेस्टिंग ने 5 वर्षीय इज्जतदारी प्रथा लागू किया था। इज्जतदारी प्रथा, जो वारन हेस्टिंग देख रहे हो ना, ये वारन हेस्टिंग, ये इज्जतदारी प्रथा का जनक था। इज्जतदारी 5 वर्षीय, 5 वर्षीय इज्जतदारी प्रथा, इजे इजेरेदारी प्रथा, प्रथा। ठीक है, 5 वर्षीय इजदारी प्रथा ये लागू किया था। ठीक है, यहाँ तक। जो और जो देखो ये देख रहे हो ना, ये थॉमस मुनरो और कैप्टन जो रीड थे, ये रैयत बाड़ी की व्यवस्था थे, रैयत बाड़ी, रैयत वाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर जॉन शोर, सर जॉन शोर। ठीक है, सर जॉन शोर, सर जॉन शोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज कहाँ जाता है? तो जाता है स्टील में, क्योंकि ध्वनि मीडियम चाहिए इसको, और जितने ज्यादा मीडियम मिलेगा उतना ध्वनि तेज भागेगा। तो स्टील में। ठीक है, स्टील में। अगर स्टील ना होता तो देखो, सबसे ज्यादा अल्मुनियम में जाता है, सबसे ज्यादा अल्मुनियम में। अल्मुनियम के बाद निकेल में, निकेल में, फिर स्टील में। स्टील मतलब अल्मुनियम में, अल्मुनियम में, फिर उसके बाद निकेल में, फिर उसके बाद स्टील में, स्टील में, इस तरह से चलते रहता है। फिर लोहा में, लोहा में। तो देखो, अगर सबसे पूछा जाएगा तो अल्मुनियम में, उसके बाद निकेल में, उसके बाद स्टील में, उसके बाद लोहा में। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है दूध में? नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं। भारतीय संविधान का उद्देशिका संशोधित किया गया था, तो ये 42वां संविधान में संशोधित किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में ये उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया था, इसी में जोड़ा गया था। समझ रहे हो ना? भारतीय संविधान का जो इसी में जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, देखो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, वो बहुत सारे चीज इसमें हुए थे। समझ रहे हो? ये कोई नया संशोधन नहीं था, ये संविधान संशोधन था। मतलब बोल सकते हो ना,
कि ये मिनी संविधान संशोधन था, मिनी 42वां। ठीक है। देखो 42वां संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या चेंजिंग किया गया था, सबसे पहले समझते हैं। ये जो देख रहे हो ना, उद्देशिका, उद्देशिका में यही है प्रस्तावना। देखो 42वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये जब आया था, ये 42वां संविधान संशोधन, 42वां 42वां संविधान 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 संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो आया था, ये पता कब आया था? ये आया था 1975 से 78 के बीच में। 1975 से 78 के बीच में आया था, जब नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था। नेशनल नेशनल मतलब आपातकाल लगा हुआ था, तब सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा था। इसमें इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, इंदिरा इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार में ये आया था। ठीक है। पता है इसमें बहुत सारे सारे चीज जोड़े गए थे। सबसे तीन शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी, सम समा साम्यवादी, साम्यवादी मतलब सोशलिस्ट, 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 समाजवादी, 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 साम्यवादी नहीं, समाजवादी। फिर अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, धर्म धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष, जिसको बोला जाता है सेकुलर, सेकुलर। और उसके बाद अखंडता, अखंडता, जिसको बोला जाता है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ये जोड़ा गया था। ठीक है। जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। फिर पता है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल ड्यूटी था ना, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी, ये कॉमन ए जोड़ा गया। ये कॉमन ए जोड़ा गया, इसमें ये कॉमन ए जोड़ा गया। 10 फंडामेंटल था, तो अब क्या हो गया, 86वें संविधान से बढ़ गया। ठीक है। और ये रूस से लिया गया था। ठीक है। फिर इसमें पता है क्या जोड़ा गया? और फिर जोड़ा गया 39 ए। 39 से क्या होती है? ये निशुल्क, निशुल्क, निशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता, सहायता, ये जोड़ा गया। फिर पता है इसमें जोड़ा गया 48 ए जोड़ा गया, 48 ए जोड़ा गया। पता है क्या जोड़ा गया? ये पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया। समझ रहे हो ना? तो ये बहुत सारे चीज इसमें जोड़े गए थे। तो यही उद्देशिका में संशोधन किया गया था। उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना में, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में ये सब चीजें जोड़ी गई थी। ठीक है। और भी बहुत सारे चीजें हुई थी। ठीक है। 43 ए भी जोड़ा गया था। 43 ए मतलब समझते हो ना? ये 43 ए भी जोड़ा गया था। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 43 ए जोड़ा गया था। 43 ए, 43 ए पता है क्या था? 43 ए जोड़ा गया, 43 ए, ये जोड़ा गया, इसी में जोड़ा गया था। ये था 43 ए मतलब ये क्या बोलते हो, 43 ए जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। ये था श्रमिकों को प्रबंधन मतलब पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, श्रमिकों का मैनेजमेंट, श्रमिक मैनेजमेंट, श्रमिकों का, श्रमिकों का, श्रमिकों की प्रबंधन,
प्रबंधन प्रबंधन जोड़ा गया था। ये सब 42वें संविधान 51, जो भी देख रहे हो ना, 51A, 39A, 48A, 43A, फिर ये 42वें संविधान में ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता सब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को कंप्लीट हो गया है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसको आगे हटाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि ये जो है ना, सम है, सम श्रेणी दिया गया है, इसका सम बताना है। तो देखो सम क्या होती है, देखो इसका सम क्या हो जाएगा, इसमें देख रहे हो ना, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, इस तरह से इसका सम बताना है। मतलब इसका सम बताना है। तो देखो ये जो है ना, एस इन्फिनिटी होती है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होती है। पहले इसको सही से लिख लो। इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक का एक हो जाएगा, 4 एक्स हो जाएगा, 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 16 एक्स क्यूब हो जाएगा। इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, चलते रहेगा। ये भी देख रहे हो ना, एक्स लेस देन 1 का है। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होती है एसएन का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी बराबर होती है आर, सॉरी, एस इन्फिनिटी, सम ऑफ एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होती है, क्या होती है, अरे मैं भूल गया थोड़ा सा। सम ऑफ इन्फिनिटी होती है, एस इन्फिनिटी जब होती है, हाँ ये होती है ए प्लस 1 - आर, ये होती है। ये फॉर्मूला से ये बन जाएगा। देखो ए क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट कितना है, 1 है, 1। आर कितना होता है, आर होता है इसका गैप, मतलब ये क्या होगा, आर होगा 4x/1, तो 4x और 9x² बाई 4x, तो x से x गया तो 9/4x, ये आया। ये होती है कॉमन रेशियो। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन रेशियो सेम है ही नहीं भाई, यहाँ तो कॉमन रेशियो सेम है ही नहीं। यहाँ पे तो कॉमन रेशियो है ही नहीं सेम। तो इसको छोड़ देते हैं, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1940 में, किसने किसने 1940 में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। तो ये किए थे विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 1940 में प्रथम सत्याग्रही बने थे। कब, 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने विनोबा भावे ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के पनवार गांव पनार गांव पनार गांव से प्रारंभ किए थे और प्रथम सत्याग्रही बने थे। अगर दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरा सत्याग्रही थे। ये पहला सत्याग्रही है, पहला सत्याग्रही। दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू दूसरा सत्याग्रही थे। और तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त 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 थे, ब्रह्मदत्त। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी जी भी कोई सत्याग्रह किए थे क्या? तो महात्मा गांधी जी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा गांधी जी के थे, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचार था
ठीक है, ठीक है। और था, और 2 चरण में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण जो था ना, वो जनवरी 1941 में शुरू किया गया था। कब? जब सत्याग्रही का उद्देश्य था, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जनता जनता भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं थी। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हें कौन सी उत्तर पश्चिमी जड़ोर दोमटी मैदानों का भाग नहीं है? तो देखो, अगर मैं जड़ोर मिट्टी की बात करूं तो जड़ोर मिट्टी कहाँ मिलता है? गंगा के आसपास। और गंगा के जो भी नदियां होगी, मतलब जो भी नदियां होगी, वो होगा। तो पूर्णिया तो है, मुजफ्फरपुर भी है, बेगूसराय नहीं है। बेगूसराय जो है ना, वो उत्तरी पश्चिमी जड़ोर मिट्टी का भाग नहीं है। ये जो है ना, ये तराई दक्षिण में नवीन जड़ोर मृदा का प्रारंभ होता है, जिसे खादर कहा जाता है। समझ रहे हो? इसका मृदा का विस्तार पूर्णिया है, सहरसा है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, और चौपारण के एरिया के है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका आंसर बेगूसराय हो जाएगा, क्योंकि उत्तर दक्षिणी जड़ोर दोमटी मेटी का भाग नहीं है, तो बेगूसराय। द स्पिरिट ऑफ लॉन्च नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था मॉन्टेंगुस ने लिखा था। स्पिरिट ऑफ सला, इसी में क्या किया था, यही बुक में इन्होंने क्या किया था, इन्हीं बुक में, ये बुक कब लिखा गया था? 1748 में लिखा गया था। और इसमें ये बोला था कि जो विधायिका होगा, विधायिका विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित किया गया था। यही बुक था। ठीक है। कौन? मॉन्टेंगुस ने द स्पिरिट्स ऑफ लॉ लिखा था। कब लिखा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय। देखो, ये वॉलेंटर जो देख रहे हो ना, वॉलेंटर वॉलेंटर ने, इसीलिए मॉन्टेंगू को शक्ति का पृथ्वीकरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छा बुक इन्होंने लिखा था, द स्पिरिट्स ऑफ लॉ। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों को स्वशासन के विभिन्न आयामों को परीक्षण करने के लिए गठित समिति का क्या नाम है? तो भूरिया समिति। देखो, अशोक मेहता समिति तो होगा नहीं। सहकारिया समिति, देखो ऑप्शन से छांट सकते हो। सहकारिया समिति केंद्र और राज्य के बीच का है। केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। और अशोक मेहता समिति तो पंचायती राज से है, और सिंधवी समिति भी पंचायती राज से है। तो बचा क्या? भूरिया। अगर आपको नहीं भी पता रहेगा तो आप बता सकते हो इसका आंसर। लेकिन इसका आंसर जानने से पहले हम लोग को भूरिया समिति क्या था समझते हैं। देखो, एक आपको पॉलिटी में आपको पढ़ना होगा चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? आपको विश्वास होगा। चैप्टर का नाम है संघ और राज क्षेत्रों, संघ राज क्षेत्र नहीं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये 243, सॉरी 200, एक बुक है ना, उसमें पढ़ना होगा। यहाँ पे ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 233 में है पेज नंबर में, सॉरी 223 की आप बुक कौन सा, कहीं पे भी आप देखोगे ना, लुसेंट में शायद कहाँ है पता नहीं, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा अच्छा से बताया गया है कि किस तरह से स्थानीय सब, मतलब क्या बोलते हो, क्या किया जाता है। समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हुरिया समिति। हुरिया समिति। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से? हम्म। देखो, ये है
देखो, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, द द सुटेबल एंड ट्राइबल एरिया। देखो यहाँ इस चैप्टर का मैं बताता हूँ, इस चैप्टर का कहाँ पे है, तो ये है भारतीय संविधान के 10 भाग 10 में है ये भाग 10 में अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 244 के तहत 244 के तहत 244 के तहत अनुसूचित 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 जनजाति के प्रशासन के विषय के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ना, दो तरह का बात कही गई है। जैसे आपको पता होगा पश्चिमी अनुसूची मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल आपको समझाता हूँ, भूरिया समिति क्या कहा था। भूरिया समिति यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जन क्या बोला गया है, जनजातियों के सब शासन के लिए भूरिया समिति के बात किया गया है। ठीक है, मैं हटाता हूँ इसको और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, यहाँ तक क्लियर है आपको अच्छे से, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, आगे चलते हैं। देखो, यहाँ के बाद अगर आपको कौन सा समिति था, भूरिया भूरिया समिति। तो भूरिया समिति यहीं पे बताया गया था कि किस तरह से जनजातियों को सब शासन के लिए हम किसी भी राज्य में क्या कर सकते हैं। एक आया था पीवीजीटी, यहीं से आया था कंसेप्ट। समझ रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं।